आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार संदेश आ रहे थे कि भाई पीपीएलजी लॉन्ग वीडियो बनाओ, तो उस मांग को ध्यान में रखते हुए आज हम बिल्कुल गहराई से एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही संवेदनशील और जरूरी है। बात होगी बिहार की। हम उन क्षेत्रीय रूढ़ियों यानी स्टीरियोटाइप्स के पीछे की सच्चाई को तटस्थ रूप से डिकोड करेंगे और राज्यों के बीच होने वाले पलायन के उन असली कारणों को समझेंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की चर्चा का पूरा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, नाम का बोझ। दूसरा, एक गौरवशाली विरासत। तीसरा, पतन के आंकड़े। चौथा, पलायन का अर्थशास्त्र। पांचवां, प्रणालीगत चुनौतियां। और आखिर में प्रगति का मार्ग। ये पूरी तरह से डेटा और तथ्यों पर आधारित एक निष्पक्ष चर्चा होगी जो इस पूरे सामाजिक आर्थिक मुद्दे को साफ साफ हमारे सामने रखेगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। नाम का बोझ। जब पहचान एक स्टीरियोटाइप बन जाती है। इंटरनेट पर रेडिट प्लेटफॉर्म के एक छात्र की इस मार्मिक टिप्पणी पर जरा गौर करें। जब आपकी पहचान एक गाली बन जाए तो कौन उससे पहचाना जाना चाहेगा? जरा सोचिए इस बारे में। एक साधारण भौगोलिक पहचान का इस तरह से एक अपमानजनक शब्द में बदल जाना किसी भी इंसान पर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक असर डालता है। आज जब कोई बिहारी शब्द सुनता है तो बहुत से लोगों के दिमाग में तुरंत गरीबी या सिविक सेंस की कमी की छवि बन जाती है और इसी वजह से कई युवा अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। भाग 2, एक गौरवशाली विरासत, प्राचीन काल का वैश्विक केंद्र। आज की स्थिति देखकर शायद यकीन न हो, पर इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी कहते हैं। आज से करीब 2300 साल पहले पाटलिपुत्र यानी आज का पटना दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक हुआ करता था। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने इसके विशाल किलों का जिक्र किया था। 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से अपना साम्राज्य खड़ा किया। 500 ईसा पूर्व में बुद्ध को ज्ञान यहीं मिला। 400 ईस्वी में आर्यभट्ट ने शून्य और पाई की खोज यहीं की। नालंदा विश्वविद्यालय का तो नाम सुना ही होगा ना। दुनिया भर से 10,000 छात्र वहां पढ़ने आते थे। और 1666 में गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म भी यहीं हुआ था। मतलब एक समय पर यह जगह ज्ञान, आध्यात्मिकता और गणित का ग्लोबल हब थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कभी ज्ञान और शक्ति का ये केंद्र आज पीछे छूट गया? आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, पतन के आंकड़े, वर्तमान संकट का विश्लेषण। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 53,578 रुपए। ये 2022-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा है। अगर इसकी तुलना पूरे भारत के औसत से करें, जो कि करीब 1,69,496 रुपए है, तो ये उसका 1/3 भी नहीं है। ये भारी आर्थिक अंतर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। और अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो असल रुकावटें साफ दिखने लगती हैं। देश की 9.1% आबादी वहां रहती है, पर जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 2.83% है। आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उसका योगदान सिर्फ 20% है। सड़क और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से इंडस्ट्रीज नहीं आ रही। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य 26 नंबर पर है। 34% गरीबी दर है। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात, लगभग 70% छोटे बच्चे अनीमिया यानी खून की कमी के शिकार हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जमीनी हकीकत है जो बताती है कि विकास क्यों रुका हुआ है। और यही भयंकर ठहराव हमें अगले बिंदु तक ले जाता है। भाग 4, पलायन का अर्थशास्त्र, प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय नाराजगी। देखिए, जब अपने राज्य में बुनियादी सुविधाएं और रोजगार नहीं होते तो घर छोड़ना कोई शौक नहीं, मजबूरी बन जाता है। अब इस अर्थशास्त्र को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। बाईं ओर एक स्थानीय मजदूर है जिसकी उम्मीद दिन के 700 से 800 रुपए है। दाईं ओर एक प्रवासी मजदूर है जिसे हर हाल में पैसा कमाकर घर भेजना है, इसलिए वो मजबूरी में 500-600 रुपए में भी काम करने को तैयार हो जाता है। अब एक ठेकेदार स्वाभाविक रूप से उसे ही चुनेगा जो कम पैसे ले। तो होता यह है कि अनजाने में ही लोकल स्तर पर कंपटीशन बढ़ जाता है और स्थानीय लोगों को लगने लगता है कि उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। और इसी आर्थिक तनाव का नतीजा क्या होता है? 2008 के मुंबई और 2023 के तमिलनाडु के उदाहरण हमारे सामने हैं। हमने देखा कि कैसे अफवाहों और रोजगार की कमी से उपजे गुस्से ने हिंसक और राजनीतिक रूप ले लिया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि बेरोजगारी का दर्द कैसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा और तनाव का कारण बन जाता है।
इसके पीछे के असल कारण क्या हैं? भाग 5 प्रणालीगत चुनौतियां, शासन, समाज और राजस्व का विभाजन। अगर हम पुराने दशकों को तटस्थ होकर देखें तो 90 का दशक वो वक्त था जिसे अक्सर ऊंचे क्राइम रेट के लिए जाना गया। बाद के सालों में सड़कें और बिजली तो बेहतर हुई, पर शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पीछे ही छूट गए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वोटिंग आज भी काफी हद तक विकास पर नहीं बल्कि जाति पर होती है। दहेज जैसी बुरी प्रथाएं अभी भी गहराई तक जड़ें जमाए हुए हैं। और एक और अहम बात, बुनियादी स्वच्छता या सिविक सेंस की कमी एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा असर बाहर जाने वाले सभी प्रवासियों की छवि पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय स्तर की बहस भी जुड़ी है। इस डेटा को देखिए, जब तमिलनाडु और महाराष्ट्र केंद्र को 1 रुपये टैक्स देते हैं तो उन्हें वापस मिलते हैं क्रमशः 29 पैसे और 13 पैसे। लेकिन बिहार को उसी 1 रुपये के बदले विकास के लिए 1 रुपये 99 पैसे मिलते हैं। केंद्र सरकार का मकसद कम विकसित राज्यों को ऊपर उठाना है, लेकिन इस गैप की वजह से दक्षिणी राज्यों को अक्सर ये लगता है कि उनका पैसा कहीं और भेजा जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एक घर्षण पैदा होता है। वैसे एक बहुत ही रोचक विरोधाभास है यहाँ। हम अक्सर सुनते हैं कि सिविल सेवा यानी यूपीएससी में सबसे ज्यादा सफलता इसी राज्य के युवाओं को मिलती है, लेकिन इसकी एक दूसरी सच्चाई भी है। ये भारी सफलता काफी हद तक वहां प्राइवेट कंपनियों और आईटी हब की कमी का ही एक लक्षण है। जब स्थानीय स्तर पर कोई इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो युवाओं के पास केवल 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो वे पूरी जान लगाकर सरकारी नौकरी निकालें या फिर पलायन कर जाएं। तो क्या इन सब समस्याओं का कोई हल है? बिल्कुल है। आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, प्रगति का मार्ग, प्रतिमान का पुनर्निर्माण। इन जड़ जमा चुकी समस्याओं से निपटने के लिए इन 4 मुख्य स्तंभों पर काम करना ही होगा। पहला, शिक्षा, स्कूलों और शिक्षण गुणवत्ता में निवेश करना और सिविक सेंस को पाठ्यक्रम में जोड़ना। दूसरा, रोजगार, स्थानीय स्तर पर आईटी हब, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि ये मजबूरी वाला पलायन रुके। तीसरा, राजनीतिक परिपक्वता, वोट जाति पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर पड़ने चाहिए। और चौथा, सांस्कृतिक सम्मान, मेन स्ट्रीम मीडिया और फिल्मों में इन रूढ़ियों का मजाक उड़ाना बंद होना चाहिए और कार्यस्थलों पर सिर्फ योग्यता को महत्व मिलना चाहिए। नीतियां और कानून अपनी जगह हैं, पर असल बदलाव हमारी सोच में आना चाहिए। ये विचार बहुत गहरा है। ये हमारी विविधता नहीं है जो हमें विभाजित करती है, बल्कि उन विविधताओं का जश्न मनाने में हमारी अक्षमता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि पूरे समाज को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। किसी को भी उसकी जगह से नहीं बल्कि उसके काम से जज किया जाना चाहिए। तो इस गहरे विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या अपने देश की इस विशाल क्षेत्रीय विविधता को सच्चे अर्थों में पहचानने और उसका सम्मान करने से ही हमारा राष्ट्र पूरी तरह से एकजुट और प्रगतिशील बन सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको कुछ नई और अहम जानकारी दी होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।